हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड लेक्चर ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन लॉज के बारे में। ये एब्जॉर्प्शन लॉज हैं, किस बारे में है ये बात करेंगे। जब रेडिएशन मैटर पे पड़ती है, जो भी सब्सटेंस हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका भी एनालिसिस हम कर रहे हैं और उसका हमने सॉल्यूशन बनाया होगा किसी सॉल्वेंट में, तो वो सैंपल, वो सॉल्यूशन जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो कौन से वो लॉज होंगे जो एब्जॉर्प्शन को गवर्न करेंगे, उन्हीं के बारे में ये टॉपिक है। तो जो पहला लॉ है वो है बियर्स लॉ। बियर्स लॉ क्या कहता है कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी सब्सटेंस पे, उसके सॉल्यूशन पे डाली जाती है, तो उस समय जो एब्जॉर्प्शन होगा उस सॉल्यूशन द्वारा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the absorbing solute। क्या कहा मैंने कि एब्जॉर्प्शन जो होगा या एब्जॉर्बेंस जो होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट या कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट का मतलब हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट। वही मतलब हुआ कंसेंट्रेशन का। और इसको हम मैथमेटिकली और कैसे लिख सकते हैं, एब्जॉर्बेंस जो है वो लॉग आई नॉट बाय आई के बराबर होता है। एब्जॉर्बेंस लॉग आई नॉट अपॉन आई के बराबर होता है, वेयर आई नॉट क्या है, ये इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और आई क्या है, ये इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट किसको कहा जाता है, सैंपल, सपोज ये सैंपल है, यहाँ ये रेडिएशन इसके ऊपर पड़ रही है, तो ये सैंपल कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, जो बाहर निकल जाएगी आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जो बाहर निकल जाएगी उसकी इंटेंसिटी इस इंटेंसिटी से डिफरेंट होगी जो इंसिडेंट थी। जो इंसिडेंट थी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, और जो बाहर निकली उसी को ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी आई है। कुछ आई नॉट में से कुछ परसेंटेज यहाँ एब्जॉर्ब हो गया है, तो इसी के बारे में ये है। अच्छा, अब लॉग आई नॉट अपॉन आई एब्जॉर्बेंस होता है, और एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग आई नॉट अपॉन आई इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और ये तो हुआ बियर्स लॉ। एक और लॉ है, उसे बोलते हैं लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ में क्या कहा गया कि एब्जॉर्बेंस जो है लॉग आई नॉट अपॉन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। किसकी लेंथ, पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल। सैंपल जैसे अगर हमने ये सैंपल हमने इस क्यूवेट में डाला है, तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, तो पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्बेंस। तो अगर दोनों लॉज को हम कंबाइन करें, तो कंबाइन करके इनको बियर लैम्बर्ट्स लॉ कहा जाता है। बियर लैम्बर्ट लॉ। और बियर लैम्बर्ट लॉ क्या हो गया, कंबाइंड हो गया दोनों चीजों का, दोनों लॉज का, तो इज प्रोपोर्शनल टू सी एज वेल एज टू एल। रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इंट्रोड्यूसिंग अ कांस्टेंट epsilon C L, where this epsilon is called molar absorptivity or molar extinction coefficient। एप्सिलॉन इज कॉल्ड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। और ये ए जो है, ये ए कैपिटल ए, ये आपको मैंने पहले बताया, इसको क्या बोलना है, इसको एब्जॉर्बेंस बोलना है। तो ये एप्सिलॉन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फाइंड आउट अगर हमने करना है तो इसी रिलेशन से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एप्सिलॉन क्या हो जाएगा,
log I नॉट अपॉन I इंटू 1/CL। ठीक है, या इसको अगर A बोल दें तो फिर ये A अपॉन CL इस तरह से। ओके, तो ये जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है एप्सिलॉन, ये जो है इट इज अ मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। मेजर ऑफ इंटेंसिटी, अब इससे क्या मतलब है, इसको कैसे समझना है हमने। अगर हम एब्जॉर्प्शन का एक देखें कि एब्जॉर्प्शन हम कैसे शो करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे अगर हम वेवलेंथ ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे यहाँ एब्जॉर्बेंस दिखा रहे हैं, तो सपोज कि ये इस तरह से हमने शो किया, कोई पीक या कोई बैंड शो किया। अब इसको हमने कितना ऊपर बनाया या कितना नीचे बनाया, कितनी इसकी हाइट है, वो इंटेंसिटी होती है। और इसी इंटेंसिटी की मैं बात कर रही थी कि ये एप्सिलॉन जो है इट इज अ मेजर ऑफ द इंटेंसिटी की ये कितना ऊपर गया, राइट। सो अब इसका मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है एप्सिलॉन ये लाई करता है इस रेंज में 0 to 10⁶। ठीक है, 0 to 10⁶। अब इसमें भी आगे फर्दर डिविजन्स हैं इस रेंज के। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन है 10⁴, मतलब 10⁴ और 10⁶ के बीच है, तो ऐसी एब्जॉर्प्शंस हाईली इंटेंस होती हैं, इंटेंस या हाई इंटेंसिटी की होती हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर एप्सिलॉन इज लेस देन 10⁴, तो ऐसी एब्जॉर्प्शंस लो इंटेंसिटी की होंगी। लेकिन एक और इसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर एप्सिलॉन लाई करता है 0 to 10⁻³ इस रेंज में, तब हम क्या बोलेंगे, ऐसी एब्जॉर्प्शन को या ऐसी ट्रांजिशन को, तो ऐसी ट्रांजिशंस को फॉरबिडन कहा जाता है, फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अब फॉरबिडन का मतलब तो वैसे होता है कि जो नहीं हो रही, ऐसी ट्रांजिशंस जो नहीं हो रही, पर यहाँ फॉरबिडन का स्ट्रिक्टली इसका लिटरल मीनिंग नहीं है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि ट्रांजिशन नहीं हो रही, ट्रांजिशन होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है कि उसका होना ना होना मायने नहीं रखता, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका होना ना होने के बराबर है। सो इसलिए इसको फॉरबिडन कह दिया जाता है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें। इसके बारे में हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम सिलेक्शन रूल्स को पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं आगे। एप्सिलॉन की हम बात कर रहे हैं, इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट्स, तो एप्सिलॉन अभी हमने पीछे देखा कि एप्सिलॉन इज व्हाट, A/CL। ए क्या है, एब्जॉर्बेंस। और एब्जॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि इट इज रेशो है, तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होगा। तो 1 कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख दी। और लेंथ सेंटीमीटर में, तो ये जो यूनिट बना ये बना सेंटीमीटर -2 आएगा ना, सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -2, वो ऊपर जाके हो जाएगा सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 2 और मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये यूनिट है। अब एक और टर्म यहां आती है, एब्जॉर्बेंस हमने पढ़ा, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसमिटेंस क्या चीज है। तो एब्जॉर्बेंस का रेसिप्रोकल ट्रांसमिटेंस को बोलते हैं। ऑब्वियसली जब रेडिएशन आती है तो कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होती है और बाकी का हिस्सा उसका ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिटेंस को T से डिनोट करेंगे, और क्योंकि ये रेसिप्रोकल है एब्जॉर्बेंस का, तो इसको हम लिखेंगे I/R।
I naught. Basically, it is the ratio of intensity of transmitted light to that of the intensity of the incident light. Ratio of intensity of transmitted light to that of the incident light. और क्योंकि ये भी रेशियो है तो it also has no units, it is a pure number. फिर इसमें थोड़ा लिमिटेशंस भी देख लेते हैं. बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के क्या लिमिटेशंस हैं. तो ये जो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ है ये इट इज ओबेड ओनली फॉर द यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ सिंगल स्पीशीज. ठीक है. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे जो सब्सटेंसेस टॉटोमेरिक फॉर्म में जैसे एग्जिस्ट करते हैं, एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या जैसे टॉटोमर्स में आपको बता रही हूं, इफ दे आर एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, द टू फॉर्म्स जैसे कीटो इनोल फॉर्म है, तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे सैंपल्स फिर ये लैम्बर्ट बियर्स लॉ शो नहीं कर पाएंगे. दूसरी बात कि when there is a complex formation between the solute and the solvent, solute और solvent अगर आपस में combine कर रहे हैं, react कर रहे हैं, कोई complex form कर रहे हैं, in that case also the law is not valid. Then if there is an equilibrium, thermal equilibrium between the ground state and the lower excited electronic state, ठीक है, जहां से ट्रांजिशन होना है, जिस स्टेट से ऊपर वाली स्टेट पे ट्रांजिशन होना है, अगर उनके बीच कोई थर्मल इक्विलिब्रियम है तब भी ये लॉ वैलिड नहीं होगा. देन फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स के लिए भी नहीं होगा वैलिड, और ऐसे कंपाउंड्स जो इरेडिएशन से चेंज हो जाते हैं तो उनके लिए भी ये लॉ वैलिड नहीं है. दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ. अब आगे बात करते हैं ट्रांजिशंस की. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की अब हमने बात करनी है. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में. कौन सी ये एनर्जी स्टेट्स हैं, कैसे ये बनती हैं, उसी के बारे में बात करेंगे. पहले यहां एक डायग्राम बनाते हैं. ठीक है. यहां पे ये मैंने एक स्टेट दिखाई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी. ठीक है. इसको हम बोलेंगे दिस इज सिग्मा, ये पाई, ये एन, पाई स्टार और सिग्मा स्टार. ये वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन जिनमें जंप करता है. ट्रांजिशन सिग्मा से सिग्मा स्टार में हो सकती है. इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम अ सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक स्टेट. ठीक है. एन से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हो सकता है. पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन हो सकता है. एन से पाई स्टार में ट्रांजिशन हो सकता है. राइट. अब पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये बनी कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स. तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक रिवीजन करना पड़ेगा हमें. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने पढ़ रखी होती है. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये ओवरलैप करते हैं तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं. ठीक है. ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल. और ये क्या बने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड करेगा इनके ओवरलैप पे कि ये सिग्मा है. अगर आपको याद होगा, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसकी लो एनर्जी है एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है. और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसकी एनर्जी हाई है एज कंपेयर टू, इनके कंपैरिजन में. हमेशा हम बात करेंगे इनके कंपैरिजन में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो जब ये ओवरलैप हुए तो दो ऑर्बिटल्स बन गए, एक लोअर एनर्जी वाला और एक हायर. अब जब इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं तो हम इनमें फिल करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में. और ऑब्वियसली जिसका लेवल लो है वो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और हाई एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में बाद में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. अब होता क्या है कि ये ऑर्बिटल्स हैं कैसे, इन्होंने ओवरलैप कैसे किया? देखिए, ओवरलैप होता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. जैसे ये एस एस ऑर्बिटल्स का ओवरलैप है, या एक एस और ये पी ऑर्बिटल का ओवरलैप है, या ये पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का ओवरलैप है. तो ये ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इससे जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सिग्मा और सिग्मा स्टार बनेंगे.
मतलब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा सिग्मा ये वाला ऑर्बिटल होगा, सिग्मा स्टार ये वाला होगा। लेकिन अगर ओवरलैप साइडवेज हो रहा है, साइडवेज जैसे कि ये दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं इस समय, तो इस ओवरलैप से, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव नहीं होता ओवरलैप, इस ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ये हम सब जानते हैं। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब यहां आते हैं इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा में, ठीक है। अब ये बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है, तो जब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना होगा तो पाई स्टार भी बना होगा। जितना ये वाला ऑर्बिटल स्टेबलाइज हुआ होगा उतना ये डिस्टेबलाइज हुआ होगा। तो अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा और सिग्मा स्टार भी हो सकते हैं, पाई और पाई स्टार भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि ऑर्बिटल्स किस तरह ओवरलैप कर रहे हैं, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वही मैंने ये ऑर्बिटल्स दिखाए हैं। अब इनमें हमने सबसे नीचे सिग्मा को रखा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम है, ये सबसे स्टेबल है। तो ये हम जानते ही हैं कि सिग्मा बॉन्ड पहले फॉर्म होता है किन्हीं दो एटम्स के बीच, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड बाद में फॉर्म होता है, इट इज वीक बॉन्ड। तो सिग्मा स्टेबल है ज्यादा, इसलिए इसकी एनर्जी हमने पाई से नीचे दिखाई है, इसको ज्यादा स्टेबल दिखाया है। ये एन क्या दिखाया है? ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमेशा बीच में दिखाना है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। और इसका जो एनर्जी होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लेवल की ही होती है इसकी एनर्जी। तो इसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा कि जो बाकी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कितना, उनकी एनर्जी नीचे गई या कितनी ऊपर गई, कितने स्टेबल हुए या कितने अनस्टेबल हुए। तो एन हमेशा बीच में बनाया जाता है। अब जैसे पाई हमने नीचे बनाया, तो इसके बाद पहले पाई स्टार बनेगा, पाई से भी नीचे सिग्मा दिखाया था, तो इसका जो सिग्मा स्टार बनेगा वो पाई स्टार से ऊपर यहां बनेगा। इस तरह से बनाई है ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। और ट्रांजिशंस मैंने आपको बताया, ये 4 तरह की ट्रांजिशंस। इन 4 तरह की ट्रांजिशंस को अगर मैं लिखूं तो पहली ट्रांजिशन मैंने ये लिखी है सिग्मा सिग्मा स्टार वाली। आप देख के पता लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा एरो बना, सबसे ज्यादा गैप है एनर्जी का, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है इस तरह की ट्रांजिशन में। इतनी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी चाहिए तब जाके वो जंप करेगा और यहां पहुंचेगा ना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इस ट्रांजिशन में चाहिए। हम इन 4 ट्रांजिशंस को जरा अरेंज करके देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और डायग्राम देख के ये भी समझ में आ रहा है कि ये सबसे कम एनर्जी वाली ट्रांजिशन है, ये एन से पाई स्टार हो रहा है, तो इसको सबसे पीछे यहां लिख दिया एन टू पाई स्टार। अब यहां क्या लिखना है, बीच में कौन से 2 ट्रांजिशन दिखाने हैं, ये और ये। देखने में तो ये एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। पाई से पाई स्टार जाएं तब भी एक लेवल आ रहा है बीच में, और एन से सिग्मा स्टार जाएं तो भी बीच में एक लेवल आ रहा है। पर यहां हमने पहले सिग्मा स्टार वाला ट्रांजिशन लिया है, तो यहां अब सेकंड नंबर पे भी ये सिग्मा स्टार वाला ट्रांजिशन लेना है। सेकंड नंबर हो गया, और थर्ड नंबर पे अब ये पाई स्टार वाले ट्रांजिशंस बाद में आएंगे। जैसे यहां आ रहा है एक ट्रांजिशन पाई स्टार वाला, तो जो दूसरा है ये पाई पाई स्टार वाला, ये तीसरे नंबर पे आएगा। पाई स्टार वाले दोनों ट्रांजिशंस पीछे आएंगे। तो ये मैंने क्या किया, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाया, एनर्जी का ऑर्डर है ये सवाल पूछा जाता है ट्रांजिशंस के बारे में। और अब आगे इसको और डिटेल में पढ़ते हैं हर ट्रांजिशन को। तो सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन की। सिग्मा सिग्मा स्टार, देखो सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कब होगा, जब ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे। और सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं, व्हेन देयर इज नो अनसैचुरेशन, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल ऑल एल्केन्स। तो अब हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको शो कैसे करना है ट्रांजिशन। तो देखो जब सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन एटम्स के बीच, तो यूजुअली तो हम क्या करते हैं, ये कार्बन एटम लिखा, बीच में एक बॉन्ड लगा देते हैं। लेकिन यहां हम बॉन्ड के बजाय इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे, यहां बॉन्ड लगा देते हैं और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें दिखाना है सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो अब जैसे हम पीछे इधर बात कर रहे थे कि सिग्मा सिग्मा स्टार में क्या होता है कि ये अगर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये सिग्मा स्टार होता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहां ऊपर वाले में जंप करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले ऑर्बिटल में जंप करेगा। तो अब सिग्मा
इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ, अगर हम यहाँ देखें तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इन 2 के बीच। ठीक है, अब इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस समय दोनों इलेक्ट्रॉन एक्चुअली सिग्मा में प्रेजेंट हैं, तो इनमें से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को सिग्मा स्टार में दिखाना है, हम इसको थोड़ा ऊपर उठा के यहाँ बना देंगे और बाकी के ये जो 3 बॉन्ड हमने बनाए थे इनको एज इट इज बना देंगे। तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को। अब बात करते हैं कि ये किन मॉलिक्यूल्स में होगी, किस तरह के कंपाउंड्स में होगी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जहां सिंगल बॉन्ड बनते हो, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि एल्केन्स। तो अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोपेन की बात हम करें तो प्रोपेन में एब्जॉर्प्शन होता है 135 नैनोमीटर पे। ठीक है, प्रोपेन में ये जो सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है इट टेक्स प्लेस एट 135 नैनोमीटर, और 135 नैनोमीटर इज लेस देन 200 नैनोमीटर। 100 और 200 नैनोमीटर के बीच की ये वैल्यू है। तो हमने कल पढ़ा था ये पिछले लेक्चर में कि अगर 100 और 200 नैनोमीटर के बीच एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये होता है वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। और वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन में अगर हमें स्टडी करना है तो हमें उसके लिए स्पेशल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए जिसमें कि ऑक्सीजन हैज बीन इवैक्यूएटेड, राइट, ऑक्सीजन को फ्लश आउट कर दिया जाता है फ्रॉम द एंटायर पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल। तो इस तरह के ट्रांजिशंस विच रिक्वायर अ रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ और वेरी हाई एनर्जी आर जनरली ऑफ नॉट मच यूज फॉर द एनालिसिस। तो इनको ज्यादा वेटेज नहीं दी जाती फॉर द एनालिटिकल पर्पस। सच ट्रांजिशंस आर नॉट गिवन मच सिग्निफिकेंस। और इसको अगर हम कंपेयर करें, देखिए साइक्लिक जो आपके साइक्लोएल्केन्स होते हैं, साइक्लोएल्केन में जैसे अगर हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें, ये लैम्डा मैक्स हमने लिखा है प्रोपेन के लिए। ठीक है, अगर हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो उसके लिए जो लैम्डा मैक्स आता है हाँ जी, उसके लिए जो लैम्डा मैक्स आता है वो है 195 नैनोमीटर। 195 नैनोमीटर। तो ये आप देख रहे हो कि एब्जॉर्प्शन हैज शिफ्टेड टू अ लॉन्गर वेवलेंथ। पहले 135 नैनोमीटर था और अब 195 नैनोमीटर है। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो इसका रीजन ये है कि ये जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं ये क्योंकि इनको रिंग फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, दे आर ऑलरेडी अंडर अ स्ट्रेन, जिसके कारण जो इनकी ग्राउंड स्टेट होती है वो पहले से ही हायर एनर्जी लेवल पे होती है। सपोज ये एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है, और प्रोपेन में अगर ये एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है, क्या जैसे मैंने आपको बताया ना, एक्साइटेड स्टेट तो वहां है, वही है जहां है, लेकिन ग्राउंड स्टेट्स की बात है यहाँ। तो ग्राउंड स्टेट में क्या है कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनकी ग्राउंड स्टेट ऑलरेडी अंडर स्ट्रेन होने की वजह से मॉलिक्यूल स्ट्रेन में है, तो ग्राउंड स्टेट जो है इसके कंपैरिजन में उठी हुई है, ऑलरेडी हाई एनर्जी पे है। तो जब ट्रांजिशन होना है, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाना है, तो वो देखने से समझ में आ रहा है कि क्योंकि यहाँ गैप कम है तो कम एनर्जी लगेगी ट्रांजिशन होने के लिए। कम एनर्जी का मतलब है कि वेवलेंथ हाई होगी। तो इस तरह से ये सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। अब आगे चलते हैं, एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस की बात करते हैं। एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। अच्छा, अब यहाँ कुछ ये जो हमने लिखा इसी से काफी कुछ समझ में आ जाता है। एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में होना चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा सिग्मा स्टार में। अब एन क्या है? ये एन है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काफी जगह होते हैं। हेलोजेंस हेलाइड्स में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन एटम जहां हेट्रो होगा उस पे होंगे, नाइट्रोजन एटम हेट्रो होगा उन फंक्शनल ग्रुप्स पे होंगे। तो हम यहाँ पे हेलोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हमने ये ले लिया।
तो ये हमने n इलेक्ट्रॉन्स दिखाई, ये सभी के सभी ये n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो n का ट्रांजिशन सिग्मा स्टार में करना है, ये लिख दिया n सिग्मा स्टार। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो n इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमें उठाना है और कहाँ लेके जाना है उसको, सिग्मा स्टार में। अब सिग्मा स्टार कहाँ है वो कैसे पता लगेगा, देखो ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, सिग्मा ऑर्बिटल में है, तो इसके ऊपर भी तो एक ऑर्बिटल होगा जिसको हम सिग्मा स्टार बोलते हैं, वो वेकेंट होगा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन उठेगा और कहाँ जाएगा, उस सिग्मा स्टार में जाएगा। अब इसको हमने शो कैसे करना है, तो ये कार्बन और इसके 3 बॉन्ड हमने बना दिए, हेलोजन भी लिख दिया, ये लोन पेयर्स ये वाले भी बना दिए। ये पेयर में पूरा नहीं बनाऊंगी, इसमें मैं एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगी और एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ऊपर उठा के दिखाएंगे, इसके लेवल से थोड़ा ऊपर, क्योंकि ट्रांजिशन ऊपर को हो रही है ना, एन से सिग्मा स्टार में जा रहा है। और इसको चाहे हम लेबल भी कर सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है। हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से हम ट्रांजिशंस को एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को शो करते हैं। अब ये इसी तरह के और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी देखी जाती है एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जहां एन इलेक्ट्रॉन्स भी हों और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हों। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि रोल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम देखो कंपेयर करें CH3Cl और CH3I को ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, क्लोरोमीथेन और आयोडोमीथेन, और इनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। अब अगर हमसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा, तो अब वो चीज हमें कैसे पता लगेगी, कौन सा मॉलिक्यूल किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा पे करेगा, कम पे करेगा, वो कैसे पता लगेगा। तो अब दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो हेलोजन के अलावा तो मॉलिक्यूल सेम है, हेलोजन का ही डिफरेंस है। और हेलोजन में भी क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस है। वी नो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू आयोडीन। अब क्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब उसकी टेंडेंसी ज्यादा है, किस बात की टेंडेंसी ज्यादा है, टू होल्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज एन इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह रहे हैं, ये एन इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्लोरीन इनको ज्यादा होल्ड करके रखता है स्ट्रांगली। और अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड किया होगा तो इसका यहाँ से एक्साइट होना, इसकी ट्रांजिशन होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी का मतलब होता है वेवलेंथ की टर्म्स में कम वेवलेंथ। तो अगर हम इनको वेवलेंथ की टर्म्स में कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा कंपैरिजन कुछ इस तरह से बनता है, ये मैंने लिखा, हम वेवलेंथ्स कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो CH3Cl की वेवलेंथ कम होनी चाहिए, कम वेवलेंथ पे ये एब्जॉर्ब करेगा। तो अब ये मैं वैल्यूज आपको लिख के बताती हूँ। क्लोरोमीथेन के लिए लैम्डा मैक्स होता है मतलब कि CH3Cl में ये वाला ट्रांजिशन एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एट 174 नैनोमीटर, वेयर एज आयोडोमीथेन में दिस ट्रांजिशन एन सिग्मा स्टार टेक्स प्लेस एट 258 नैनोमीटर। तो ये तो एक बात थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब इसमें एक और बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये क्या काम करेगी, ये भी यही काम करेगी जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने किया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अगर इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एन इलेक्ट्रॉन, तो उसका अगर ट्रांजिशन करना है तो ऑब्वियसली हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एल्कोहल्स और अमीन्स की, तो एल्कोहल्स और अमीन्स में हमें पता है उनके मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में अगर एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस की हम बात करेंगे तो दे विल रिक्वायर हाई एनर्जी
या शॉर्टर वेवलेंथ पे इस तरह का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, कैसे इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब जैसे एल्कोहल की बात की मैंने, तो एल्कोहल में हमें पता है इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये जो डॉटेड है, ये जो डॉटेड लाइंस हमने लगाई, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाए हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना क्यों? अगर हमें इतनी इस बात की समझ है तो हम ये बात समझ जाएंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनता कब है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है और हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इन्हीं एन इलेक्ट्रॉन्स के कारण बन रहा है। अब ये एन इलेक्ट्रॉन्स अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए तो इनका अगर ट्रांजिशन करना है हायर लेवल पे तो ऑब्वियसली वी नीड ग्रेटर एनर्जी, क्योंकि ये तो पहले यहां से तो फ्री हूं जहां ये बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इन्वॉल्व है। तो ये जब ये यहां से इस बॉन्ड से फ्री होंगे इलेक्ट्रॉन तभी तो इनका ट्रांजिशन हो पाएगा ना। तो जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस तरह के कंपाउंड्स में, लैम्डा मैक्स जो है हाई एनर्जी मतलब लो वेवलेंथ, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस एट लो वेवलेंथ। तो ये बात हुई एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस की। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजिशंस, पाई पाई स्टार। अब पाई पाई स्टार के लिए क्या जरूरी है? पाई बॉन्ड होना जरूरी है। पाई बॉन्ड होगा तभी तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, पाई का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन हर उस कंपाउंड में हो सकती है जो अनसैचुरेटेड है, जहां डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। और इसके एग्जाम्पल्स के लिए हम इसमें एल्कीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल्कीन, एल्काइन कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ एल्कीन दिखाना है पर मैंने एक ही बॉन्ड दिखाया, डबल बॉन्ड नहीं दिखाया, क्योंकि जो दूसरा बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड है उसके मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक पाई है, पाई बॉन्ड के हमने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, नोइंगली दिखाए। क्यों दिखाए? क्योंकि हमने क्या दिखाना है कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है पाई स्टार में। तो पहले पाई इलेक्ट्रॉन तो दिखा लें, ये है ना वो पाई इलेक्ट्रॉन्स, और फिर इसका ट्रांजिशन दिखा लेते हैं। तो ये पाई स्टार ट्रांजिशन। अच्छा, अब इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, ट्रांजिशन दिखाना है। ट्रांजिशन दिखाना है तो क्या करना है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाना है, दूसरे को कहाँ दिखाना है, उसको पाई स्टार में भेज देना है। पाई स्टार का लेवल पाई से ऊपर ही होगा ना। तो ये स्कीमेटिक है, हम एक तरह से एक ड्राइंग के तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके पाई स्टार में भेज दिया। आप यहाँ लेबल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये है पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। अच्छा, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन जो है ठीक है, तो ये जो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है हमने पीछे देखा जब हमने इनका ऑर्डर देखा था वेरियस ट्रांजिशंस का। अच्छा, एन सिग्मा स्टार से कम एनर्जी लगती है पाई पाई स्टार ट्रांजिशन में। कम एनर्जी लगती है इसका मतलब ये होता है कि वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ पे ये एब्जॉर्ब करेंगे। अगर हम इथीन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, तो इसके लिए लैम्डा मैक्स आता है 175 नैनोमीटर। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें भी एक चीज है कि अगर हम एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में तो लैम्डा मैक्स जो है वो इंक्रीज करता है। हर एल्काइल ग्रुप पे अप्रोक्सीमेटली 5 नैनोमीटर इंक्रीज कर जाता है। जैसे ये अगर देखो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को मिथाइल से लेटस से सब्सटीट्यूट करते हैं, तो अब ये एल्कीन आया हमारे पास। तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्स आएगा वो अप्रोक्सीमेटली
5 नैनोमीटर इसमें और जोड़ दो तो 180 नैनोमीटर तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। फॉर एवरी एल्काइल ग्रुप यू कैन ऐड 5 नैनोमीटर। तो ये जो वेवलेंथ का शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स रेड साइड, टुवर्ड्स रेड रीजन ऑफ द विजिबल रीजन, है ना, रेड एंड ऑफ द विजिबल रीजन, तो इस शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं या बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में आने वाले लेक्चर्स में, कि ये रेड शिफ्ट क्या होती है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, कैसे की जाती है ये शिफ्ट, कैसे होती हैं ये शिफ्ट्स। तो इनके बारे में क्या होता है इन शिफ्ट्स में कि एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब एक तो तरीका ये पढ़ लिया कि एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दो तो वेवलेंथ शिफ्ट टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ। और भी तरीके हैं, अगर हम कॉन्जुगेशन इंट्रोड्यूस कर दें, कॉन्जुगेशन का मतलब है कि ये एल्कीन है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, अगर हम एक और डबल बॉन्ड को इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट कर दें, वो कैसे होगा, इस डबल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेट करने का मतलब है कि एक डबल बॉन्ड हो, ये वाला डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आए, फिर एक डबल बॉन्ड और आ जाए। तो ये दो डबल बॉन्ड क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, अब ये कॉन्जुगेटेड है। ये 1,3-ब्यूटाडाइईन हमने यहां लिया, 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल माना जाता है, इससे हम काफी कुछ स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक में। ओके, सो 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है इसका लैम्डा मैक्स देखिए कहां शिफ्ट हो जाता है, 217 नैनोमीटर पे, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे, हमने कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड किया है। अभी तो एक डबल बॉन्ड से एक्सटेंड किया, आगे अगर मैं एक बार फिर एक डबल बॉन्ड और डालूं, सिंगल बॉन्ड डालने के बाद सिंगल, फिर एक डबल, तो लैम्डा मैक्स और इंक्रीज हो जाएगा। आप जितने ज्यादा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट करते जाएंगे, लैम्डा मैक्स उतना ही शिफ्ट होता जाएगा टुवर्ड्स विच साइड, टुवर्ड्स रेड साइड और रेड एंड ऑफ द विजिबल रीजन। तो हम इस तरह के शिफ्ट्स को क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट और बेथोक्रोमिक शिफ्ट। चलो अब इसके आगे इस टॉपिक पे और बात नहीं करते, अब चलते हैं अगली ट्रांजिशन पे। अगली ट्रांजिशन है एन पाई स्टार, राइट, एन पाई स्टार ट्रांजिशन। अभी हमने आगे और डिटेल में, जैसे मैंने आपको बताया, सारे शिफ्ट्स पढ़ने हैं, तब और ज्यादा इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, एन पाई स्टार। एन पाई स्टार होने के लिए बेटा जरूरी है कि एन में इलेक्ट्रॉन्स हों, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हों, और वो इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार में जाएं, ठीक है। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल यहां लेने हैं जहां पाई बॉन्ड भी बनता हो और एन इलेक्ट्रॉन्स भी हों। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहां मैंने कार्बोनिल बना दिया कोई कंपाउंड, ये कोई एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, और एन पाई स्टार हम ट्रांजिशन इनमें दिखा रहे हैं। अब हमें क्या दिखाना है, एन इलेक्ट्रॉन को उठाना है, पाई स्टार में ले जाना है, ठीक है बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या करना है, ये तो अच्छा मैंने नीचे दिखा दिया, कोई बात नहीं, अदरवाइज चलो नीचे नहीं दिखाते इसको, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला पेयर मैंने यही दिखा दिया, और ये जो ये वाला पेयर है इसमें मैं एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगी, क्योंकि दूसरा हमने कहाँ भेज देना है, कहाँ जाएगा दूसरा, कौन सी ट्रांजिशन हो रही है, एन पाई स्टार में जाएगा। तो बस यहाँ लिखा इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो बहुत इजी है ट्रांजिशन दिखाना, हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। ओके, तो ये था ट्रांजिशंस के बारे में। ओके, तो ये वाली जो ट्रांजिशन है एन पाई स्टार वाली ट्रांजिशन, क्योंकि इट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट अकर्स एट मच लॉन्गर वेवलेंथ। कैसी वेवलेंथ, विच फॉल्स इन द रेंज ऑफ ऑर्डिनरी अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। कौन से कंपाउंड्स इस तरह की ट्रांजिशन शो करेंगे, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सभी कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम और हेट्रो एटम के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे मैंने ये CO लिखा, और फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, अच्छा इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, O की जगह S ले लेते हैं,
ठीक है, नाइट्राइल्स इसमें भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स एटसेट्रा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, हेट्रोएटम, ठीक है, कार्बन एटम और यूजुअली हेट्रोएटम के बीच। ओके, अच्छा, अब जब ये ट्रांजिशंस होते हैं ना, तो हम ट्रांजिशन की पोजीशन और उसकी इंटेंसिटी देख के भी ये पता लगा पाते हैं कि मॉलिक्यूल का ये कौन सा ट्रांजिशन है, ठीक है। उसकी पोजीशन और इंटेंसिटी देखकर ये बता पाते हैं कि ये जो बैंड बना, ये जो पीक बनी या बैंड बना, ये किसके कारण आया, वहां पे कौन सा ट्रांजिशन हुआ होगा। तो यही सब आगे हमने चैप्टर में पढ़ना है। बस अब एक और छोटी सी बात इसी लेक्चर में कर लेते हैं, अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस की। हालांकि ये मैंने थोड़ा बताया भी था जब एप्सिलॉन मैंने आपको बताया। तो ट्रांजिशंस ज्यादातर दो तरह की होती हैं, अलाउड और फॉरबिडन। अलाउड ट्रांजिशंस हम किनको बोलते हैं, ऐसे ट्रांजिशंस जो 10⁴ और 10⁶ के बीच जिनकी एप्सिलॉन की वैल्यूज हो, अलाउड ट्रांजिशंस। अलाउड ट्रांजिशंस के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होनी चाहिए बिटवीन 10⁴ टू 10⁶, इस रेंज में, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये ट्रांजिशंस अलाउड हैं, इनको अलाउड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे आर, इनकी प्रोबेबिलिटी इज हाई, दे आर हाईली प्रोबेबल, ठीक है, तो अलाउड कह रहे हैं इनको, ठीक। अब इसमें ज्यादातर आ जाती हैं हमारी पाई पाई स्टार वाली ट्रांजिशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, ये ज्यादातर अलाउड क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें ये जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, दे आर इन द सेम प्लेन, एंड सेम प्लेन में होने की वजह से ये पाई और पाई स्टार जो है वो सेम प्लेन में है। तो सेम प्लेन में होने से क्या होता है, इनका जो ओवरलैप होगा वो बहुत इफेक्टिव होगा, ग्रेटर एक्सटेंट तक होगा, ठीक है, और इसलिए ट्रांजिशंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल हमने पीछे लिया था, जिसके लिए लैम्डा मैक्स 217 नैनोमीटर था। तो उसी का अगर मैं आपको एप्सिलॉन मैक्स दिखाऊं, ये लिया है एग्जाम्पल ना, ये वाला, तो इसका अगर एप्सिलॉन मैक्स देखें तो वो है 20900, 20,900, और 20,900 इज ग्रेटर देन 10⁴। 10⁴ होता है 1 2 3 4, 10,000, तो 10,000 से ज्यादा है ना ये 20,900। तो ये इस तरह का ये जो ये मतलब इतना सा देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये ट्रांजिशन कैसा है, अलाउड है कि फॉरबिडन है, हमें ये देखना है मेनली। अगर ये 10,000 से ज्यादा है तो ये अलाउड है, हाईली प्रोबेबल है, ठीक है जी। और दूसरे तरह के ट्रांजिशंस होते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस। फॉरबिडन ट्रांजिशंस पहले मैंने जैसे बताया कि एप्सिलॉन इनके लिए 10⁻³ से कम होता है, ठीक है, या 0 से 10⁻³ इस रेंज में होता है। तो ऐसे ट्रांजिशंस को फॉरबिडन ट्रांजिशंस बोलते हैं। अब ऐसा ये जो n-pi स्टार ट्रांजिशंस हैं, ये ज्यादातर हमें सैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन मैक्स यस वो कुछ हंड्रेड्स में भी हो सकता है, 100, 200, 300 इस तरह की वैल्यू हो सकती है। और ये ट्रांजिशंस सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, ठीक है। फॉरबिडन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ फॉरबिडन का मतलब ये नहीं
कि ये दीज ट्रांजिशंस विल नॉट टेक प्लेस एट ऑल, ऐसा नहीं होगा। इसका सिर्फ ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी इस तरह की ट्रांजिशंस की, ठीक है। और लो प्रोबेबिलिटी का भी एक कारण ये है कि ये जो n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं जो दूसरा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। फॉरबिडन ट्रांजिशन ज्यादातर n पाई स्टार वाले ट्रांजिशंस होते हैं, लो इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, क्यों है ये लो इंटेंसिटी के, क्यों ये फॉरबिडन है, क्यों इनकी प्रोबेबिलिटी कम है? क्योंकि ये जो n इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पाई स्टार ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर लाई करते हैं, और जब परपेंडिकुलर लाई करते हैं तो ओवरलैप पे फर्क आता है, ओवरलैप इफेक्टिव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक ओवरलैप इफेक्टिव नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी, बहुत ही कम होगी। तो ये है अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आने वाले वीडियोस में चैप्टर में और नई नई बातें सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।